नमस्कार साथियों, मैं उषा बरनवाल आज आपके लिए नया वीडियो डायबिटीज़ पर लेकर आई हूँ। इसमें हम जानेंगे कि एक्यूप्रेशर में डायबिटीज़ का इलाज रंगों के द्वारा कैसे हम सरल ढंग से कर सकते हैं। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह यह कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि पुरातन काल से चली आ रही बीमारी है। लेकिन पहले के लोग शारीरिक श्रम करते थे और खान पान पे ध्यान देते थे। नियमित दिनचर्या थी जिससे कि ये कम लोगों को होता था। अब श्रम रहित जीवन और अनियमित खान पान तथा तनाव के कारण यह ज़्यादा लोगों में हो रहा है। ईस्वी पूर्व 600 वर्ष पहले महर्षि चरक ने मधुमेह के बारे में लिखा है। उनका कहना था कि उनके अनुसार मधुमेह माने मधु की वर्षा। ग्रीक ने इसे जीवन नष्ट करने वाली बीमारी कहा है और लैटिन ने इसे मेलाइटिस नाम दिया है। मेलाइटिस का मतलब होता है शर्करा युक्त मूत्र। आज भी डॉक्टर इसे डायबिटीज़ मेलाइटिस ही कहते हैं। डायबिटीज़ में मुख्यतः हमारी पैंक्रियाज ग्रंथि इन्वॉल्व होती है। पैंक्रियाज हमारे शरीर में बाईं तरफ स्टमक के नीचे लेटा हुआ ऑर्गन है, ग्रंथि है, जिसका मुंह स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के प्रथम भाग डिओडनम में खुलता है। यह ग्रंथि दो तरीके से काम करती है। पहला तो ये पैंक्रियाटिक जूस बनाती है, स्रावित करती है, और दूसरा रक्त में शुगर के लेवल को मेंटेन करती है, शुगर लेवल को मेंटेन करती है। इसके लिए ये 3 प्रकार के हार्मोन बनाती है। पहला है इंसुलिन, जो कि सीधे रक्त प्रवाह में मिल करके सारे शरीर में फैल जाता है। दूसरा है ग्लूकोगान, जो कि लीवर में स्थित ग्लाइकोजन को, स्टोर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल करके रक्त में शर्करा लेवल को बढ़ाता है। तीसरा है स्टैटोसोमैटिन, जो कि इंसुलिन और ग्लूकोगॉन के बीच में एक सेतु बनाने का कार्य करता है। इन दोनों के बीच में मेंटेनेंस का कार्य करता है। तो इंसुलिन जो कि सीधे रक्त प्रवाह में मिलकर के पूरे शरीर तक पहुंचता है, वास्तव में ये कोशिकाओं के लिए द्वारपाल होता है। यह कोशिकाओं के पास जा करके उनके द्वार खोलता है, तभी ग्लूकोज कोशिकाओं तक पहुंच पाता है। अन्यथा ग्लूकोज रक्त में ही भ्रमण करता रहता है और रक्त में भ्रमण करने से उनकी मात्रा रक्त में सामान्य से ज़्यादा हो जाती है। इसको संतुलित करने के लिए किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। फलतः रोगी को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। इसके साथ ही बार बार पेशाब करने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। उस कमी को मेंटेन करने के लिए रोगी को प्यास अधिक लगती है। इधर कोशिकाएं ग्लूकोज नहीं मिलने से भूखी रहती हैं, तो रोगी को भूख भी ज़्यादा लगता है। कोशिकाएं अपने आप को जीवित रखने के लिए प्रोटीन को तोड़कर अपने लिए खाना बनाने लगती हैं। प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। प्रोटीन के टूटने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, थकान लगता है और रोगी दुबला होते जाता है। कभी कभी रोगी मोटा भी हो जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज रक्त में भ्रमण करता रहता है वो आसानी से अपने आप को एडिपोज टिश्यू में बदल करके शरीर में फैट के रूप में जमा होने लगता है। डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़। इसमें रोगी को इंसुलिन पे डिपेंड रहना पड़ता है। इसको IDDM कहते हैं, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। और टाइप 2 जो होता है ये दवाइयों से कंट्रोल रहता है। ये रोगी के, इसको कहते हैं NIDDM, यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। यह रोगी के अपने जीवन शैली के कारण होता है, शारीरिक श्रम की कमी के कारण होता है।
जो कि शारीरिक श्रम कम करते हैं और खाने में कार्बोहाइड्रेट और वसा पर्याप्त मात्रा में लेते हैं या अधिक मात्रा में लेते हैं। तो इससे उनके शरीर में फैट बढ़ने लगता है, वे मोटे हो जाते हैं। अब हमारे शरीर में यदि किसी को शुगर हो गया है तो क्या क्या सिम्टम आते हैं? उसे भूख ज़्यादा लगेगी, उसे प्यास ज़्यादा लगेगी, रोगी को यूरिन ज़्यादा होगा और पर्याप्त भोजन करने के बाद भी वज़न गिरते जाएगा और पिंडलियों में दर्द होगा तथा योनि मार्ग में खुजली, जलन, ये सब प्रॉब्लम आती है। अब हम देखते हैं कि जानने का प्रयास करते हैं कि शुगर लेवल कितना होना चाहिए। डॉक्टर 2 प्रकार के टेस्ट कराते हैं। पहला है खाने से पहले खाली पेट और दूसरा खाना खाने के 2 घंटे बाद। तो जो खाली पेट टेस्ट कराते हैं उसमें शुगर का लेवल 80 से 120 mg% होना चाहिए और खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला 120 से 180 mg% तक होना चाहिए। यदि शुगर लेवल 80 से लो जा रहा है, कम हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ हमारे ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को पहुंचता है, क्योंकि ब्रेन और नर्वस सिस्टम का भोजन ग्लूकोज ही है। तो क्या क्या सिम्टम आएंगे? रोगी फेंट हो सकता है, रोगी की स्मरण शक्ति कम होने लगती है और वीकनेस, कमजोरी तो है ही है। यदि शुगर लेवल 180 से ज़्यादा है, शुगर लेवल शरीर में बढ़ने लगता है, तो हमारे शरीर के ऑर्गन, लीवर, किडनी, हार्ट आदि इफेक्टेड होते हैं। शुगर आइए अब देखते हैं कि शुगर का इलाज हम एक्यूप्रेशर में रंग के द्वारा कैसे कर सकते हैं। यदि टाइप 1 डायबिटीज है यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो हम अपनी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के पित्त जॉइंट और कफ जॉइंट, हर फिंगर में 3-3 जोड़ होते हैं। पहला ये वात जॉइंट होता है, दूसरा ये पित्त जॉइंट होता है और तीसरा ये कफ जॉइंट होता है। तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के पित्त जॉइंट और कफ जॉइंट पे इस तरीके से हम येलो कलर लगा देंगे, चारों तरफ इस तरीके से येलो कलर लगा देंगे। ये येलो कलर एक सामान्य स्केच है जो कि आप बाजार में खरीद करके या बच्चों के पास घर में रहता है, ले करके इस तरीके से चारों तरफ, इस तरीके से चारों तरफ येलो कलर लगा देंगे। और राइट रिंग फिंगर के भी पित्त जॉइंट और ये कफ जॉइंट, इस पर भी गोलाई में ये चारों तरफ येलो कलर लगा देंगे। इन फिंगर के जॉइंट्स पे हमारे ऑर्गन की प्लॉटिंग है, लीवर है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, इन सब की प्लॉटिंग है। इसको कलर लगा करके हम इसे एक्टिवेट करते हैं और जो कि शुगर को कंट्रोल करने में कार्य करता है। यदि टाइप 2 डायबिटीज़ है यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, दवाइयों वाली है, तो हम इन्हीं दोनों उंगलियों पर, इंडेक्स फिंगर और राइट रिंग फिंगर, इन्हीं दोनों उंगलियों के कफ जॉइंट पर येलो कलर लगाकर उपचार करेंगे। इसके साथ ही साथ हमें रोगी को अपने खान पान पर और आहार विहार पर भी ध्यान देना होगा। खाना खाने से 10 मिनट पूर्व या 5 मिनट पूर्व हम अपने हाथ को यूं अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इस तरह कम से कम 10 बार डेली खाना खाने से पूर्व इस तरीके से प्रेशर देंगे। इससे हमारे शरीर में स्थित ऑर्गन, स्टमक, डियोडेनम, पैंक्रियाज,
लीवर, गॉल ब्लेडर, स्प्लीन, ये सारे ऑर्गन एक्टिवेट हो जाते हैं, भूख भी अच्छी लगती है और पाचन भी अच्छे से होता है। इसके साथ ही भोजन हमें खूब चबा चबा कर खाना चाहिए ताकि मुंह में जो लार बनती है उस लार में कार्बोहाइड्रेट का पाचन अच्छे से हो सके। भोजन में रोगी को प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि प्रोटीन देर से पचता है तो भूख भी देर से लगेगी। इसके साथ ही भोजन में सलाद है, अंकुरित चना वगैरह है और फाइबर्स युक्त फल है तथा सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए। फाइबर्स यानी कि रेशे युक्त जो फल होते हैं वे शरीर में बढ़े हुए एक्सेस शुगर को सोख लेते हैं। इसके साथ ही साथ पानी और भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए ताकि पाचन अच्छे से हो सके। इसके साथ ही रोगी को प्रतिदिन 8 से 9 गिलास तक पानी पीना चाहिए, यानी कि 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। पानी पीने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलने में मदद मिलती है, लेकिन खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के साथ पानी पीने से हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है और खाना खाने के जस्ट पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि जस्ट पहले पानी पीने से जो हमारे मुंह में लार बन रही है वो डाइल्यूट हो जाती है और पाचन ठीक से नहीं हो पाता है। खाना खाने के 1 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए, इससे हमारा पाचन अच्छे से होता है। इसके साथ ही प्रतिदिन हमें खुली हवा में आधे घंटे टहलना और व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर के सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन जो है एक्टिवेट होकर के अच्छे से कार्य कर सकें। इसके साथ ही एक ये इंस्ट्रूमेंट है छोटा सा, इसको करेला बोलते हैं। इसको अपने दोनों हाथों पे इस तरीके से, इससे दोनों हथेलियों पे मसाज करने से हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और अच्छी तरह कार्य करने लगते हैं। और एक ये छोटी सी रिंग है, इस रिंग को सारी उंगलियों में 4 से 5 बार तक इस तरीके से मसाज करने से पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है और शरीर का दर्द ठीक होता है, बहुत सारी थकान मिटती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही ठीक हो जाती है। या आप किसी भी समय कर सकते हैं, बस इसे पहन के इस तरह छोड़ना नहीं है और किसी भी समय आप इसे आराम से कर सकते हैं। रिंग करने के बाद तुरंत पानी में हाथ नहीं धोना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। आप इसे दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।